I am Dr. Shweta Agarwal, Assistant Professor, Faculty of Education, DEI. Here we will discuss developing healthy habits in a student. This is a part of Unit 2, DED 303. Healthy habit for physical health. फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सी हेल्दी हैबिट्स हैं जिसे एक बच्चे को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। ये एक बच्चे के लिए ही नहीं है, ये हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में इनका यूज़ करना चाहिए। देखते हैं। फर्स्ट, ड्रिंक वार्म वाटर एट एम्प्टी स्टमक। खाली पेट सुबह सुबह गर्म पानी पीना। इससे क्या होता है, इससे स्टमक में कई ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पूरी नाइट में हुई होती हैं जिसका हार्मफुल इम्पैक्ट जो स्टमक है उसकी इंटरनल वॉल को पड़ने से बच जाता है। उससे क्या होता है, जो भी डैमेज हुआ होता है, जो भी एसिडिक फॉर्मेशन हुआ होता है, यदि गर्म पानी सुबह सुबह पी लिया जाता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बॉडी से निकाल दिया जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे हमारा स्टमक ज़्यादा हेल्दी रहता है, नहीं तो आगे जाकर पैप्टिक अल्सर तक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बैलेंस डाइट हमें हमेशा किसी भी स्टेज में, डेवलपमेंटल स्टेज में हो हमें बैलेंस डाइट का इंटेक करना चाहिए, क्योंकि बैलेंस डाइट के इंटेक करने से सारी बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती हैं, तो कोई भी उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट, फिज़िकल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ पाता। इसीलिए बैलेंस डाइट हमेशा फॉलो करनी है। ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक अपनी डाइट में बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिनरल, वाइटमिन्स सबसे अच्छे होते हैं। और ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल का जब हम इंटेक कर रहे हैं तो उनका कुकिंग प्रोसीजर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में कि यदि हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा हीट के कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो क्या होता है, तब उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मेनली वाटर सॉल्युबल विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रॉपर बेनिफिट हम नहीं उठा पाते। हम एज अ फाइबर की तरह बस उन्हें खा पाते हैं और उनका बेनिफिट नहीं उठा पाते। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को रॉ फॉर्म में यदि खा सकते हैं तो रॉ में खाएं, और यदि रॉ में नहीं खा सकते तो उसको ओवर कुक ना करें। टेक फ्रूट डेली। डेली लाइफ में डेली हमें एक फ्रूट ज़रूर इनटेक करना चाहिए, और इसका सही टाइम होता है 11 AM। 11 AM के टाइम पे हमारा स्टमक जो होता है वो एम्प्टी भी नहीं होता, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फूड आइटम भी नहीं होते, जिसकी वजह से वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं सारे फ्रूट आइटम। और यदि हम ब्रेकफास्ट में फ्रूट आइटम लेते हैं तो हम वो आइटम ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं जो एसिडिक बेस नहीं है, क्योंकि ब्रेकफास्ट एम्प्टी स्टमक में किया जा रहा है, और एसिडिक फॉर्म के यदि हमने फ्रूट का इंटेक कर लिया तो स्टमक की वॉल ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो स्टमक से जूस निकलता है, डाइजेस्टिव जूस, वो ऑटोमेटिकली एसिडिक बेस्ड होता है, और एसिडिक है, ऊपर से हमने एसिडिक फ्रूट्स और ले लिए तो पूरा कंपाउंड एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से स्टमक की इनर वॉल डैमेज हो सकती है। तो इसीलिए एसिडिक फॉर्म वाले फ्रूट्स का इंटेक ब्रेकफास्ट में नहीं करें, और अदरवाइज सबसे सूटेबल टाइम होता है 11 AM। ईट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। सीजनल जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं उनका इंटेक ज़रूर किया जाना चाहिए, क्योंकि सीजनल वेजिटेबल और फ्रूट्स में जो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो हाई होती है। उसमें जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो इजीली एब्जॉर्बेबल होते हैं, इजीली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और बॉडी को बेनिफिट देते हैं। और हर सीजनल फ्रूट में कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स ज़रूर होते हैं जिनका सब्स्टिट्यूट दूसरा अदर फ्रूट नहीं होता। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग दैम रॉ। जब हम कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल खा रहे हैं तो उसको खाने से पहले अच्छे से धो लेना चाहिए, साफ़ कर लेना चाहिए,
और प्रेजेंट सिचुएशन में जब कोरोना टाइम चल रहा है, इस समय तो धोना सबसे ज़्यादा मस्ट है, जिससे उसकी लेयर पे यदि कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वो हट जाएगा। टेक फाइब्रस फूड डेली। फाइब्रस फूड का कंजप्शन हमें डेली लाइफ में करना है, क्योंकि फाइबर के बेनिफिट हम पढ़ चुके हैं, फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो फाइबर का इंटेक जब हम डेली डाइट में करते हैं तो वो फाइबर हमें कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन और बहुत ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और बहुत टाइप की बीमारी, कैंसर तक, इनसे बचाने में बहुत बेनिफिट होता है। इसके लिए हम जो डेली लाइफ में हमारे इंडियन ट्रेडिशन में जो चपाती बनती है, तो उस व्हीट फ्लोर को ज़्यादा ना छाने तो फाइबर आ जाएंगे। वेजिटेबल्स का कंजप्शन करें, सैलेड का कंजप्शन ज़रूर करें, इससे ऑटोमेटिक फाइबर हमारी डाइट में आ जाते हैं। ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। डेली 1 ग्लास दूध, किसी भी डेवलपमेंटल स्टेज में हो आपको इसका इंटेक ज़रूर करना है, क्योंकि इसके इंटेक से हमारी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है। एक्चुअली इंडियन डाइट में और अदर जो प्रोटीन सोर्सेज हैं, जैसे पल्सेस हुए और लेग्यूम्स हुए, बीन्स हुए, वो इतने ज़्यादा ईज़िली डाइजेस्टेबल नहीं होते, ईज़िली अचीव या उन्हें परचेज़ नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा इजी क्या होता है? मिल्क। तो मिल्क का कंजप्शन ज़रूर करना चाहिए। जैसे जैसे बच्चे हैं तो वो रोज़ दूध पिए, और यदि अडल्ट हो चुके हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो उसका फॉर्म चेंज करके कर्ड के रूप में उसे हम डेली डाइट में ले सकते हैं, जिससे कि हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो सकती हैं। टेक मिल्क प्रोडक्ट्स एवरी डे। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने बताया, कर्ड ले सकते हैं। ऑल मील्स टेक टाइमली। सारी मील्स टाइमली लेनी चाहिए। फिजिकल हेल्थ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि हमें एक अपना डाइट के लिए टाइम शेड्यूल ज़रूर बांट लेना चाहिए। उस टाइम शेड्यूल को बांटने से बहुत सारे बॉडी पे पड़ने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट ख़त्म हो जाते हैं, जैसे एसिडिटी, गैस, सांस फूलना, इस टाइप की जो कुछ डायबिटीज़, इस टाइप की जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये रूटीन ना होने की वजह से, मील इनटेक में एक पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल ना होने की वजह से भी हो जाती हैं और हो सकती हैं। तो इसीलिए एक, जैसे हम कहते हैं मिलिट्री वालों का एक टाइम होता है, फिक्स टाइम, उसी फिक्स टाइम पर हमें डेली मील का कंजप्शन करना चाहिए। अब आप कहोगे कि जो इस चाइल्ड है वो तो डेली स्कूल जाता है, तो उसका ब्रेकफास्ट तो और लंच तो फिक्स्ड होता है। ठीक है, ब्रेकफास्ट लंच फिक्स होता है, लेकिन डिनर, इवनिंग टी, इनको भी फिक्स टाइम पे लेना चाहिए। इससे बॉडी उसे इजीली एक्सेप्ट कर लेती है और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। यूज़ एप्रोप्रिएट कुकिंग हैबिट। एप्रोप्रिएट कुकिंग हैबिट का यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे उस पर्टिकुलर फूड आइटम में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके डिस्ट्रॉय होने का चांसेस ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ओवर कुक नहीं करना चाहिए, प्रोटीन को ओवर कुक नहीं करना चाहिए, और ये जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, उन्हें ओवर कुक नहीं करें। लेकिन कुक करने से पहले अच्छे से वॉश कर दें, तो जर्म्स वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ब्रश टीथ ट्वाइस इन अ डे। सुबह और रात को हमें दोनों टाइम अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। इससे हमारे टीथ की लाइफ बढ़ेगी। कट नेल रेगुलरली। अपने नेल्स कट करें। एक्सरसाइज डेली एक्सरसाइज करें, इससे बॉडी फिट रहेगी। ये जितनी भी हेल्दी हैबिट्स आ रही हैं, ये आप लोगों को, जो भी टीचर हैं, टीचर एजुकेटर हैं, पीपल टीचर हैं, टीचर्स हैं, इन सर्विस टीचर्स हैं, प्री सर्विस टीचर्स हैं,
इन सब के लिए भी ज़रूरी है। स्टूडेंट्स के लिए तो ज़रूरी है ही, इसके साथ में हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो जितनी भी ये हेल्दी हैबिट्स हैं वो अपने अंदर डेवलप करेगा तो वो ऑटोमेटिकली अपनी क्लास, अपनी स्टूडेंट्स में डेवलप करने की कोशिश करेगा। स्लीप ऑन टाइम, एक टाइम शेड्यूल, जिस तरीके से मील इनटेक के लिए टाइम शेड्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए डेली रूटीन भी बहुत ज़रूरी है। टाइम से सोना चाहिए। इसके लिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टाइम से सोना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन 11 o'clock के बाद जब हम सो जाते हैं तब एक्सेस में होता है, तब उनका सिक्रीशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। लेकिन यदि हम नहीं सोते 11 बजे तक तो क्या होता है, तो बॉडी थक जाती है और उन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की हाइट, बच्चे का बॉडी प्रोपोर्शन और बहुत सारे ब्रेन डेवलपमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए टाइम से सोना ज़रूर चाहिए और ये टाइम मैक्सिमम 11 o'clock हो सकता है, 11 PM हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा तो किसी को भी नहीं उठना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं बॉडी में जिनका सिक्रीशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वेयर क्लीन क्लॉथ्स, क्लीन क्लॉथ ही पहनने चाहिए। फॉलो डेली रूटीन और डेली टाइम टेबल, डेली रूटीन और डेली टाइम टेबल को ज़रूर अपनाना चाहिए, इससे फिज़िकल हेल्थ ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। एनकरेज आउटडोर गेम्स एंड फिज़िकल एक्सरसाइज, आउटडोर गेम्स और फिज़िकल एक्सरसाइज को ज़्यादा इनक्रेज करना चाहिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए बशर्ते इंडोर गेम्स के, क्योंकि इससे फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, फिज़िकल मूवमेंट आते हैं, बॉडी मूवमेंट पे रहती है, फिट रहती है, एक्टिव रहती है। इस टाइम ड्यूरेशन में जो कोरोना टाइम चल रहा है, यहाँ पर मैं नहीं कहूँगी कि आउटडोर गेम्स और फिज़िकल आउटडोर गेम्स मेनली आप खेलें, आपको यहाँ पर इंडोर ही ऐसे गेम्स खेलने चाहिए जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। लेकिन नॉर्मली आउटडोर गेम्स और फिज़िकल एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस दी जा सकती है। यहाँ पर आप घर पर अंदर एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। हेल्दी हैबिट्स फॉर मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कौन सी हेल्दी हैबिट्स हैं? ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, किसी भी बात के लिए। कभी भी नेगेटिविटी अपने दिमाग में नहीं रखनी चाहिए कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स को, आप किसी ने कुछ भी एक्ट किया तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को पहले सोचें, नहीं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पॉजिटिव सोचें। रिमूव नेगेटिव थिंकिंग, रिमूव एटीट्यूड ऑफ रीइवैल्यूएशन ऑफ प्रीवियस इवेंट्स, जो पहले बीत चुका है उसको रीइवैल्यूएट करना बंद कर दो कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा इस वजह से हुआ होगा, ऐसा इस वजह से हुआ होगा, कोई किसी अनदर पर्सन ने ऐसा सोचा होगा जिसकी वजह से उसने पर्टिकुलर टाइप का एक्ट मेरे साथ किया। इस टाइप की यदि नेगेटिव थिंकिंग या रीइवैल्यूएशन का एटीट्यूड हमारे माइंड में होता है तो क्या होता है, तो हम पॉजिटिविटी की जगह, जो एक्चुअल सिचुएशन है उसकी जगह इमेजिनेशन में लगे रहते हैं और उसका हमारी मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता जाता है। सिंगिंग सॉन्ग एंड लिसनिंग सॉन्ग, हमें गाना गुनगुनाते रहना चाहिए। गाते हैं, आपको गाने का शौक़ है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गाना गुनगुनाते रहो। यदि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप मेंटली फ्री हो, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप कोई भी गाना गा सकते हो, जिससे क्या होता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। इसी तरीके से यदि आप गा नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं, तो मेंटल रिलैक्सेशन और मेंटल हेल्थ पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। रीडिंग ऑफ बुक्स, बुक्स पढ़ सकते हैं। आपको जिस टाइप की बुक्स अच्छी लगती हैं पढ़ना, उन्हें डेली ज़रूर पढ़ना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि उस पर थोड़ा टाइम दिया जाए, इससे हमारी मेंटल हेल्थ पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है
और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप सोते हैं तो सोते समय आपको बुक पढ़ के ज़रूर सोना चाहिए, इससे माइंड रिलैक्स हो जाता है। और जब हम कई बार कहते हैं कि हमें ख़राब सपने दिखाई दे रहे हैं, तो वो ख़राब सपने दिखने बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो लास्ट टाइम करके सोए हुए होते हैं, हमें वही चीज़ सपनों में आती है। तो यदि हम अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, होली बुक्स पढ़ेंगे, तो हमें अच्छी नींद आएगी, हम रिलैक्स फॉर्म में रहेंगे। पीयर ग्रुप कन्वर्सेशन, इंट्रैक्शन। पीयर ग्रुप कन्वर्सेशन करना चाहिए, हमें इंट्रैक्शन करना चाहिए, इससे भी माइंड रिलैक्स होता है। कई हम अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और हमारे साथ कुछ गलत हुआ होता है, तो हम उसको दूसरे व्यक्ति को बताकर रिलैक्स फील करते हैं और अपना एक मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव सेंस में लेके जा सकते हैं। यूज़ मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। मेटाकॉग्निशन क्या है? अपने आप को जानना कि मुझे क्या आता है, मैं कितना जानता हूँ। तो यदि हम ऐसा कुछ करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे हम अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट कर लेंगे, अपनी एस्टीम को जान सकेंगे, सेल्फ एवेल्युएशन कर सकेंगे और उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकेंगे, प्लानिंग कर सकेंगे, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी हो सकेगी। योगा एंड मेडिटेशन। योगा मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जिससे सब हेल्थ पे, 6 तरीके के हेल्थ के कंपोनेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। योगा और मेडिटेशन, इससे हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है और उसे एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिल पाता है मेडिटेशन और योगा के टाइम। हेल्दी हैबिट्स फॉर इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड कौन सी हेल्दी हैबिट्स हैं? इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें अपने विश्वास, आत्मविश्वास को कोशिश करना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए। कभी भी हम अपने नेगेटिव चीज़ों को ही ना देखें, उससे क्या होता है, हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है। तो उस नेगेटिविटी को रिड्यूस करने के लिए हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी काम को करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। जब हम कॉन्फिडेंट होंगे कि मुझे सब कुछ आता है, घबराएंगे नहीं, तो ऑटोमेटिकली हमारी इमोशनल हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर डेवलप ही नहीं होंगे, पॉजिटिव इमोशंस डेवलप होंगे। इंक्रीज सेल्फ कंट्रोल एंड इमोशनल कंट्रोल। अपने स्व कंट्रोल, नियंत्रण और इमोशनल कंट्रोल को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं कुछ भी, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि हर सिचुएशन में एकदम से एक्सप्रेस नहीं करने, किसी पे भी एकदम से विश्वास नहीं करें और अपने इमोशंस को शेयर करने से पहले सामने वाले पर्सन को जज करें, जिससे कि हमारी इमोशनल हेल्थ अच्छी बनी रह सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सामने जज कर रहे होते हैं कि ये पर्सन, सेकंड पर्सन इस टाइप के इमोशंस का है या इसकी ये फीलिंग होगी, और वो निकलता और कुछ है और हम अपने नेगेटिव इमोशन इससे पहले उसको एक्सप्रेस कर चुके होते हैं, तो सिचुएशन गड़बड़ हो जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए इमोशनल कंट्रोल करते हुए किसी भी सिचुएशन में वर्क किया जा सके। रिमूव इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हमें यदि अपनी इमोशनल हेल्थ को अच्छा रखना है तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी अपने अंदर डेवलप नहीं होने देना और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी डेवलप नहीं होने देना, क्योंकि दोनों के होने से नेगेटिव इमोशंस उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव इमोशंस डेवलप होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ पर, हमारे बॉडी पर, हमारी मेंटल सिचुएशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। बी ऑनेस्ट हार्ड वर्कर। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर सिचुएशन में ऑनेस्ट हों। जब हर कोई पर्सन ऑनेस्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव इमोशंस डेवलप ही नहीं होंगे, क्योंकि ऑनेस्ट होंगे सब, तो नेगेटिव इमोशंस यहाँ से बचेंगे। इसी तरीके से सब यदि हार्ड वर्कर हो जाएंगे तो क्या होगा, तो भी नेगेटिव इमोशंस डेवलप नहीं होंगे। देखिए, आप कभी आपके अंदर आपने सोचा कि नेगेटिव इमोशंस किस सिचुएशन में आते हैं? नेगेटिव इमोशन उस सिचुएशन में आते हैं जब सामने वाले पर्सन ने कुछ गलत किया आपके साथ, यानी कि वो ऑनेस्ट नहीं रहा, या आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और वो वर्क डिवाइडेशन हुआ है लेकिन वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा, जिसकी वजह से क्या होता है, आप कहते हो कि मैं क्यों ज़्यादा काम करूं,
उसकी वजह से भी नेगेटिव इमोशंस डेवलप होते हैं। तो यदि हम ऑनेस्ट हो जाएंगे, हार्ड वर्कर हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव इमोशंस आने के चांसेस कम हो जाएंगे। अप्रिशिएट टू ऑल, सबको अप्रिशिएट करें। हम हर किसी के वर्क को अप्रिशिएट किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे पर्सन में हमारे लिए एक नेगेटिव इमोशन नहीं आएंगे और हमारे अंदर उस सेकंड पर्सन के लिए भी नेगेटिव इमोशंस नहीं आएंगे। जब हम प्रेज नहीं करते, उसको एक अप्रिशिएट नहीं करते, तब वहाँ पर पर्सन में नेगेटिव इमोशंस आने के चांसेस होते हैं। इसके लिए टीचर को क्या करना होगा? इसके लिए टीचर को करना होगा कि हर स्टूडेंट को यदि उसने अच्छा आंसर दिया है तो उसको अप्रिशिएट करना है, उसको प्रेज करना है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, उसमें पॉजिटिव इमोशंस डेवलप होंगे और दूसरे बच्चे भी उस बच्चे से मोटिवेट होंगे कि हाँ, टीचर ने इसके गुड रिस्पॉन्स को पॉजिटिवली प्रेज किया, पॉजिटिवली रीइंफोर्स किया और अब हमें भी ऐसा करना है, तो उनके अंदर भी पॉजिटिव इमोशन होंगे। एक चीज़ और, एप्रिसिएशन के साथ में पनिशमेंट नहीं आता। यदि टीचर एक बच्चे को अप्रिशिएट कर रहा है, प्रेज कर रहा है उसके अच्छे काम पर, तो दूसरे बच्चे को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देना है, लेकिन उसका फॉर्म ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि वो बच्चा डीमोटिवेट हो जाए, कि वो आप कभी भी अच्छा कुछ नहीं करे। उसको केवल इतना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देना है कि वो उस गलत एक्टिविटी को दोबारा नहीं करे, लेकिन पॉजिटिव एक्टिविटी को वो ज़रूर करे। इस चीज़ को सोचते हुए ही एक टीचर को एप्रिसिएशन को यूज़ करना है। हेल्दी कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स, बच्चों को के अंदर हेल्दी कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स यदि टीचर डेवलप करेगा तो ऑटोमेटिकली इमोशनल हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इमोशंस डेवलप नहीं हो पाएंगे। हेल्दी कॉम्पिटिटिव फीलिंग डेवलप करनी है। ऐसा नहीं कि मेरे को जीतना है, जीतने की वजह से मैं दूसरे वाले का नुकसान कर दूँ। जैसे कई सारी मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि यदि रेस में फर्स्ट आना है तो क्या किया, दूसरे जो अनदर पर्सन था उसकी कुछ नुकसान कर दिया, उसको कुछ परेशान करके हम फर्स्ट आ गए। ऐसी कॉम्पिटिटिव फीलिंग डेवलप नहीं करनी। एक हेल्दी कि इस ग्रुप में एक एन्जॉयमेंट है, एक एक्टिविटी है, इस फॉर्म में हमें लेना है और उस एक्ट को करना है। रिस्पेक्ट टू ऑल, यदि हम इमोशनल हेल्थ अपनी चाहते हैं अच्छी करना तो हमें सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ऑटोमेटिकली जब हम सबको रिस्पेक्ट देते हैं तो क्या होता है, तो वहाँ उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में पॉजिटिव इमोशंस अपने आप डेवलप होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, हेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप होता है, जिसकी वजह से इमोशन अच्छे ही बने रहते हैं। डेवलपिंग गुड रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन और पेरेंट के बीच में अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने से, इसी तरीके से टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने से ऑटोमेटिकली इमोशनल हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखिए आपकी क्लास में कई बार कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप प्रेज करते हो, मतलब इस हर रिस्पॉन्स आपका पॉजिटिव इमोशन वाला होता है, पॉजिटिविटी का होता है, तो उनसे आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं। और जो बच्चे कुछ शैतान होते हैं जिन्हें आपको डांटना पड़ता है या नेगेटिव रिस्पॉन्स करना पड़ता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देना होता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ नेगेटिव रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं। तो इन नेगेटिव रिलेशनशिप को रोकने के लिए या अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि यदि उसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी देना पड़ रहा है तो उसका फॉर्म चेंज करे। वहाँ पर वो उसको समझा सकता है, सबके सामने नहीं डांटे, उसको गाइडेंस दे सकता है, उसको डायरेक्शन दे सकता है, उसकी प्रॉब्लम को सुन के समझ के उसको सॉल्व कर सकता है, जिससे कि उस पर्टिकुलर बच्चे में भी पॉजिटिव इमोशन और उसकी इमोशनल हेल्थ भी पॉजिटिव हो सके। गिव प्रॉपर गाइडेंस, टीचर को वही अभी मैंने बोला कि प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए हर सिचुएशन में, ताकि इमोशनल हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। हेल्दी हैबिट्स फॉर सोशल हेल्थ, पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी में अपना पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने से क्या होगा, सोशल हेल्थ अच्छी होगी, सोशल कनेक्टिविटी अच्छी होगी, सोशल रिलेशनशिप डेवलप होंगे। असेसमेंट ऑफ पीयर ग्रुप बाय पेरेंट्स, पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों के जो पीयर ग्रुप हैं उसमें किस टाइप के उसके फ्रेंड्स हैं,
कौन से फैमिली बैकग्राउंड से हैं, कैसी आईक्यू वाले हैं, कैसा पढ़ते हैं, क्या एटीट्यूड है। तो इन सब को जाने, इन सब का असेसमेंट करें। इससे सोशल हेल्थ अच्छी होने में, सोशल रिलेशनशिप अच्छे होने में सहायता मिलती है। आप लोग नॉर्मल देखिए कि उस फ्रेंड से आपकी फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छी होगी जिन्हें पेरेंट्स ज़्यादा लाइक करते होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ दोनों तरफ से अप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली मिलता है। सॉफ्ट स्पोकन्स, यदि आपको अपनी सोशल हेल्थ अच्छी करनी है तो सॉफ्ट स्पोकन होना पड़ेगा, मधुर बोलना पड़ेगा। इंक्रीज एंड इम्प्रूव बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स और क्लास में टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। कोई भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, किसी भी टाइप की कोई गलत फहमियाँ हैं, उन्हें क्लियर कट कर लेना चाहिए। उनको क्लियर करने से सब सोशल हेल्थ जो रिलेशनशिप होती है वो अच्छी बनने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं और उसका सोशल हेल्थ पे इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ सकता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ डेवलप करनी चाहिए टीचर्स को, पेरेंट्स को अपने बच्चों में, ताकि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हों और सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल एक्टिविटीज़ कर सकें। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, हेल्पिंग नेचर, गुड बिहेवियर, यदि इन्हें डेवलप कर दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली सोशल हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। इम्प्रूव एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड एडजस्टमेंट नेचर, बच्चे के अंदर जो जीन पियाजे ने कुछ अपनी थियरी में फॉर्म्स बताई थी, स्टेप्स बताई थी, उनको ज़रूर डेवलप करना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को एसिमुलेट कर सकें, किसी भी नई कंडीशन को, और प्रीवियस नॉलेज के साथ एकोमोडेट करते हुए एडजस्टमेंट की नेचर यदि हमारे अंदर होगी तो ऑटोमेटिकली सोशल हेल्थ अच्छी होगी। देखिए, आपके ग्रुप में, आपके पीयर ग्रुप में यदि कोई किसी बच्चे का क्लास में नया एडमिशन होता है तो वो कब ज्वाइन होगा? जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे, उसकी बातों को सुनोगे, अपने ग्रुप में उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे और एडजस्ट करोगे, तभी तो वो ईजीली आपके ग्रुप में एडजस्ट होगा और आपके ग्रुप का मेंबर बन जाएगा और आपकी सोशल दायरा जो है वो बढ़ेगा। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और एडजस्टमेंट की नेचर यदि हम अपने अंदर डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली सोशल हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम, अपना स्व आकलन भी करना चाहिए और इसकी क्वालिटी को, इसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा रखने से हमारी सोशल हेल्थ पॉजिटिव हो जाती है। डेवलप एंड इम्प्रूव सोशल वेलफेयर फीलिंग, सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण की भावनाओं का विकास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा विकास करने से ऑटोमेटिकली सोशल रिलेशनशिप हेल्दी होते हैं, सोशल कनेक्टिविटी अच्छी होती है, सोशल एक्टिविटीज़ अच्छी होती हैं, जिसकी वजह से सोशल एक्सेप्टेशन ज़्यादा मिलता है और सोशल हेल्थ बढ़ जाती है, सोशल स्टेटस बढ़ जाता है। Healthy habits for cultural health, celebration of various occasions and festivals, national, international, religious. नेशनल, इंटरनेशनल, रिलीजियस जितने भी फेस्टिवल्स ओकेजन हैं उसे कोशिश करनी चाहिए कि स्कूल में ज़रूर ऑर्गेनाइज किया जाए। क्यों? क्योंकि फैमिली में नॉर्मली उन्हीं के रिलीजन से रिलेटेड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज कर लिए जाते हैं, लेकिन लार्ज लेवल पे ये स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं और स्कूल में यदि इनका यूज़ किया जाता है तो बच्चा इनसे अवेयर होता है, इससे कनेक्टिविटी डेवलप होती है, नेशन के लिए डिवोशन आता है, इंटरनेशनल लेवल पे एक्टिव होता है और हर रिलीजन के लिए एक सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की भावना विकसित होती है। फेथ इन रिलीजियस ट्रेड एंड बिलीफ एप्स, कोशिश करनी चाहिए कि जितनी भी रिलीजियस ट्रेड्स हैं उन पे विश्वास किया जाए। ऐसा नहीं है कि जिस रिलीजन से मैं हूँ मैं केवल अपने उसी रिलीजन को एक्सेप्ट करूँ। आप लोगों के कोर्स में कई ऐसे कोर्स भी चलाए जाते हैं, बीएड कोर्सेज में, डीएलएड कोर्सेज में, जो कि रिलीजन से रिलेटेड होते हैं, कल्चर से रिलेटेड होते हैं। तो मेन उनका एस्पेक्ट यही है कि वो आपकी कल्चरल हेल्थ को इम्प्रूव कर दें। जो आप अभी तक सोचते थे दूसरे के कल्चर अच्छा नहीं है, कल्चर में हमने कास्ट डिवीज़न किया हुआ था,
वो कास्ट डिवीज़न की बेसिस पे ये कास्ट अच्छी नहीं है, ये कास्ट में ये नेचर है, ये नेचर है, हम हमेशा अपनी कास्ट को सुपीरियर मानते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन, ये आपके अंदर जो मिसकंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए कि ऐसा कुछ नहीं है। हर कास्ट का, हर रिलीजन का एक ही पर्पस है, वो है उस सुप्रीम बीइंग को पाना, उस सुप्रीम बीइंग ऑफ पॉजिटिविटी, गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें, अच्छे काम, सोशल वेलफेयर। तो ये कंसेप्ट आपके अंदर डेवलप हो जाए, इसी कारण से कल्चर और रिलीजन से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो चलाए जाते हैं, और टीचर को इन चीज़ों की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, तभी तो वो अपने स्टूडेंट्स को दे पाएगा और उनमें भी इस टाइप की फीलिंग्स को डेवलप करेगा। गिव नॉलेज ऑफ वेरियस फेस्टिवल ट्रेड्स। बच्चों को ये जो अभी सेलिब्रेशन की बात हुई, सेलिब्रेशन का मतलब है इन्हीं की सॉन्ग्स सुना दिए, इससे रिलेटेड नॉलेज भी देनी चाहिए कि ये फेस्टिवल क्यों होता है, क्या रीज़न है, कैसे बनाते हैं, किस एरिया में ज़्यादा बनाया जाता है और इसका पर्पस क्या है, जिससे कि उनके अंदर हर कल्चर से एक पॉजिटिव कनेक्टिविटी डेवलप हो सके। रीड होली बुक्स को कोशिश करनी चाहिए कि पढ़ा जाए, बच्चों में भी हैबिट डेवलप होनी चाहिए। हर पेरेंट्स को अपने घर पे ये डेवलप करने की कोशिश करनी है। साथ में ही टीचर को भी चाहिए कि वो होली बुक्स अपनी असेंबली में रोज़ कुछ होली बुक्स का चयन करके उनसे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स और कुछ दोहा ये सब पढ़ सकते हैं। गिव रेस्पेक्ट टू ऑल कल्चर। हर इंस्टीट्यूट को, हर स्कूल को सभी कल्चर को रेस्पेक्ट देने की टेंडेंसी बनी होनी चाहिए और बनाए रखनी चाहिए। डेवलप हेल्दी कॉम्पिटिटिव हैबिट्स एंड फीलिंग्स। हेल्दी हैबिट्स फॉर स्पिरिचुअल हेल्थ। मेडिटेशन और योगा, हमें अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मेडिटेशन योगा कर सकते हैं हम। सेट रोल मॉडल इन लाइफ विद वैल्यूज़। अपनी लाइफ के लिए एक रोल मॉडल सेट कर सकते हैं, और वो रोल मॉडल कैसा हो, स्पिरिचुअलिटी वैल्यूज़ वाला पर्सन होना चाहिए। डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग। जब हम पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, इमोशनल हेल्थ अच्छी होगी, सोशल हेल्थ अच्छी होगी, कल्चरल होगी, और उसका मेन इम्पैक्ट कहाँ आएगा, स्पिरिचुअल हेल्थ पे। स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। बिलीव इन सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर पे विश्वास करना चाहिए कि हमें चलाने वाला एक सुप्रीम पावर है जो जिसके हाथ में हमारी डोर है। तो यदि हम उसके हाथ में हैं और वो तभी उन्हीं लोगों को ज़्यादा लाइक करता है, ज़्यादा अच्छे से हैंडल करता है या उनकी विशेस पूरी करता है, जो कि अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी लिए होते हैं, पॉजिटिविटी लिए होते हैं, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड वर्क करते हैं, कुछ नेगेटिव वर्क नहीं करते, नेगेटिविटी नहीं रखते। तो ये फीलिंग हम अपने अंदर रख लेंगे और अल्टीमेट हमें जाना भी उसी के पास है। तो क्या होगा, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। डेवलप मोरल वैल्यूज़। जितनी भी मोरल वैल्यूज़ हैं इन्हें डेवलप करना है। इसके लिए टीचर को खुद रोल मॉडल होना है, इसी तरीके से पेरेंट को भी रोल मॉडल होना है, और स्कूल में भी जो एक्टिविटीज़ हों उसमें मोरल वैल्यू से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। वहाँ पे पीस होना चाहिए, मेंटल पीस होना चाहिए। फिज़िकल पीस से ही मतलब नहीं है, फिज़िकल पीस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर मेंटल पीस, बट फिज़िकल पीस एक लोअर लेवल की एक्टिविटी है, और मेंटल पीस जब तक नहीं होगी तब तक फिज़िकल पीस का कोई भी बेनिफिट नहीं हो सकता। रीड एंड सिंगिंग एथिकल सॉन्ग्स। स्कूल्स में एथिकल सॉन्ग्स को पढ़ा जाना चाहिए, गाना चाहिए, कुछ एक्टिविटी प्रोग्राम कंडक्ट करने चाहिए जिससे उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी डेवलप हो सके। बिलीव इन वर्क इज वर्कशिप। इस बात पर जितना भी हो सके विश्वास किया जाना चाहिए। गिव एन important place of worship in daily life. Use thought of day on daily life. Thought of the day का यूज़ करना चाहिए। Moral stories telling in schools. Moral stories
ज़रूर स्कूल से इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ प्रोग्राम कंडक्ट करने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बच्चों में सीख आती है। इस तरीके से हमें समझ में आता है कि हर हेल्थ से रिलेटेड 6 कंपोनेंट की एक्टिविटीज़ यदि हम स्कूल में कंडक्ट करेंगे तो हमारे बच्चों की, हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे चाइल्ड की हेल्थ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये हेल्दी हैबिट्स हैं। हैबिट्स का मतलब है डेली इनको एक्ट करना है। डेली एक्ट करने के लिए टीचर को, पेरेंट्स को, प्रिंसिपल को, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को एक रोल मॉडल के सामने आना चाहिए। उन्हें भी अपनी लाइफ में इन्हीं एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हुए सामने एक रोल मॉडल की तरह खड़े होना होगा, जिससे कि बच्चे उन्हें ऑब्ज़र्व करें, देखें और उनकी इम्पोर्टेंस को समझें और उसके रिज़ल्ट को समझें और अपनी एक्टिविटीज़ उन्हीं के अकॉर्डिंग कंडक्ट करें। थैंक यू।